जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर बनता कैसे है, O3 गैस क्या होती है, ओजोन लेयर टूटता कैसे है। हम देखते हैं वर्तमान में कितने एग्रीमेंट हुए हैं ओजोन लेयर से संबंधित। पूरे विस्तार से समझेंगे एक एक चीज़ों को, तो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। देखते हैं पहला क्या है, ओजोन लेयर क्या है। क्विक रिकॉल करते हैं। ओजोन लेयर पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी या यूवी किरणों से जीवन को बचाती है। अब यूवी में कौन कौन सी होती है, यूवी ए होता है, यूवी बी होती है और यूवी सी होती है। हम बात करें यूवी ए जो है, ये पूरी तरह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नीचे तक आता है, जबकि यूवी बी जो है ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में O3 लेयर द्वारा। जबकि यूवी सी सबसे खतरनाक होती है, पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन लेयर द्वारा। ठीक है, तो अगर ओजोन लेयर जो है ज़्यादा प्रभावित होता है तो यूवी बी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पृथ्वी पे आएंगे और कैंसरकारी प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन से समझौते हुए हैं, इसकी मेन क्या है, ओजोन परत बनता कैसे है। तो ओजोन लेयर जो बात करें तो समताप मंडल बनता है। O3 गैस कैसे बनती है, तो उसी देखिए, प्राकृतिक ओजोन समताप मंडल में बनते हैं। जो O2 ऑक्सीजन जो है, इस पर अगर यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और अणुओं पर पड़ता है और ये दो भागों में, मान लीजिए O2 है, इस पर आके यूवी रेज पड़ रहा है तो ये दो भागों में रिप्लीट हो जाएगा, टूट जाएगा, O+O। ठीक है, आगे बात करें इसमें, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर इसका कि O3 का निर्माण कैसे होता है। ये अलग हुए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अलग हुआ रहेगा O+O, अब ये जो है O जो है O2 से कनेक्ट होगा और ये O3 बना लेगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर बना लेगा। यही है O3 बनने का पूरा प्रोसेस। यहाँ पूरे देख लीजिए रासायनिक रूप से कौन कौन सा काम कर रहा है। O2+UV, O टूट जाएगा दो भागों में, फिर O+O2 बनेगा, उसके बाद किस में आ जाएगा, O3 बन जाएगा। यही दो लेवल पे काम करता है। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में या समताप मंडल में काम कर रहा है तो ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, जबकि यही अगर ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में काम कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर एटमॉस्फेयर में, तो यह एक प्राकृतिक जो है प्रदूषक माना जाता है। ठीक है, देखिए यह एक द्वितीयक या सेकेंडरी जो है पॉल्यूटेंट है, जो सीधे उत्सर्जित नहीं होता बल्कि बनता है। प्रतिक्रिया की बात करें तो वाहन, कारखाने और अन्य स्रोतों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NOx बोलते हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जिसे VOC बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं और हमको प्रकाश रासायनिक धुंध दिखाते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध का मतलब होता है कि फोटो केमिकल इफेक्ट्स, प्रकाश रासायनिक धुंध। उसके बाद ये एक पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कौन कौन से समझौते हुए हैं इसके तहत। सबसे पहला हुआ था वियना कन्वेंशन। पहला इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, और यह लागू कब हुआ था, लागू जाके हुआ था 1988 में। ठीक है, 1985 में यह पहली बार समझौता किया गया था और इसे लागू कब किया गया था, 1988 में। इसका पूरा नाम की बात करें तो कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, देखिए 1985 में यह समझौता लागू कर दिया गया था, बाद में 1988 में जाके इसे क्रियान्वित कर दिया गया था। और यह वियना कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, उद्देश्य की बात करें इसके, तो इसका उद्देश्य जो है वह ओजोन लेयर की सुरक्षा की वैश्विक सहयोग प्राप्त करना, कोऑपरेशन प्राप्त करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और जानकारी साझा करना। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक जो रिसर्च होता है और उससे संबंधित जो जानकारी है उसकी साझा करना। उद्देश्य इसका किसी भी रसायन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, यह बस एक फ्रेमवर्क था, मतलब इसके द्वारा किसी केमिकल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, यह बस एक फ्रेमवर्क के रूप में आया था। आगे चल के इसी से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जिसमें पहली बार प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। ठीक है, आगे बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इसे इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा ध्यान से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरा नाम प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित करना। और यह लागू कब हुआ था, जाके 1987 में आया था और ये 1989 में जाके लागू हुआ था। 1989 में जाके इसे लागू कर दिया गया था। और दूसरा यह एकमात्र ऐसा समझौता है, इंपॉर्टेंट पहला समझौता है जो लीगली बाइंडिंग है, जो लीगली बाइंडिंग माना जाता है। लीगली बाइंडिंग मतलब ये है कि अब बाध्यकारी है ये, इसे लागू करना हर देश के लिए जिम्मेदारी है और बाध्य है हर देश, ये आपको लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1987 में आया था, 1989 में जाके लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल इस समय कनाडा में पड़ता है। और इसका उद्देश्य क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य देखिए, तो ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले धीरे धीरे समाप्त करना। ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों को, केमिकल्स को धीरे धीरे करके समाप्त करना। जैसे किन किन केमिकल की बात की गई थी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइलोन्स गैस जो होती हैं वो, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और HCFC। ठीक है,
HCFC मतलब CFC और HCFC। HCFC बाद में जाके जोड़ा गया, लेकिन CFC पहले था। CFC हेलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथाइल क्लोरोफॉर्म और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो याद रखिएगा इसे। विशेष उपलब्धि की बात करें तो यह सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट जो है सबसे सफल माना जाता है, और 197 इसके देश जो है रेक्टिफायर है, मतलब इसको स्वीकार किए हैं, और यह लीगली बाइंडिंग पहली समझौता है। ठीक है, कुछ और समझौते हुए हैं, जैसे कोपेनहेगन एग्रीमेंट हुआ था। ये कोपेनहेगन कब हुआ था? 1992 में जाके हुआ था। इसका उद्देश्य था CFC और हाइलोन्स को जल्दी खत्म करना। CFC गैस और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बोलते हैं, और हाइलोन्स गैस को जल्दी समाप्त करना और नियंत्रण को सख्त बनाना। उसके बाद एक और समझौता हुआ था, जिसे लंदन एग्रीमेंट बोलते हैं, लंदन अमेंडमेंट। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत अधिक रसायनों को प्रतिबंध में सूचियाँ में जोड़ा गया था। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। विकासशील देश मतलब डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी, और इसके लिए एक फंड की स्थापना की गई थी, मल्टीलेटरल फंड। अगला समझौता देखिए कौन सा हुआ था? बीजिंग समझौता जिसे बोलते हैं। बीजिंग अमेंडमेंट 1999 में हुआ था। 1999 उद्देश्य बात के नए रसायन जैसे HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर नियंत्रण करना, उत्पादन स्तर पर सख्ती लगना। मतलब अब जो है HCFC को उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा नए स्तर पर। ठीक है, आगे देखिए कौन सा समझौता है। मॉन्ट्रियल में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया था, जो 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता लागू किया गया था। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, जैसे कि कौन सा है? लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना इसमें, और अवैध या इलीगल ट्रेड को रोकना। ठीक है, आगे अगर बात करें हम तो किगाली संशोधन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन है क्योंकि यह लेटेस्ट है। और इसे कब लाया गया? तो किगाली संशोधन 2016 में अमेंड हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। ठीक है, तो रवांडा का एक शहर है किगाली, और इसका उद्देश्य क्या है? तो किगाली HCFC जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, को कम करना इसकी बात की गई थी। और इसमें जो बात की गई थी, HFC ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया था कि अगर इसे HFCs को हम किसी दूसरे समझौते में डाल देते तो यह बाध्यकारी दूसरे समझौते नहीं होते, लेकिन अगर हम इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल कर देते हैं तो यह बाध्यकारी हो जाता है कि आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसे खत्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए HFCs जो है एक ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, ओजोन को ख़त्म नहीं करना, लेकिन इसको जानबूझ के डाला गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ताकि आप इसे बाध्यकारी रूप से लागू कर सकें देशों पे कि वो उसे ख़त्म करें। ठीक है, इसके महत्व की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। ये किगाली एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत ने 2021 में इसे स्वीकार किया था, जबकि ये जो किगाली एग्रीमेंट है ये आया भले 2016 में है, लागू कब हुआ था? 2019 में जाके लागू हुआ था। आगे देखिए, किगाली समझौते की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। इसमें क्या बात की गई थी? यह समझौता 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों मतलब जो एग्रीमेंटर हैं, उसमें जो रेक्टिफायर है कि 28वीं बैठक में अपनाया गया। इसे लागू करने के लिए कम से कम 20 देशों द्वारा इसकी पुष्टि या रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता थी, जो नवंबर 2017 में पूरी कर दी गई थी। अगर 20 देश रेक्टिफाई कर देते तो यह जो है बाध्यकारी हो जाता। ठीक है, लागू हो जाता समझौता। आगे इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है के उत्पादन, प्रोडक्शन और इसके खपत या कंजम्पशन को चरणबद्ध तरीके से कम करना, क्योंकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, भले ही वो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती। देखिए इसमें क्या बात की गई थी? इस अमेंडमेंट का या संशोधन का लक्ष्य अगले 30 वर्षों में HFCs के उपयोग को 80% से अधिक कम करना, जिससे सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जा सके। ठीक है, तो ये पूरा सा समझौता था, और आप इसे याद रखिएगा क्योंकि हर एक समझौता बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।